थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अब तक हम क्या पढ़ चुके थे? वर्क। और इससे पहले जो प्रोसेस अलग अलग थी थर्मोडायनेमिक्स की, वो क्या क्या होती है ये भी पढ़ लिया था। और हमने पढ़ा था कि वर्क अलग अलग कंडीशंस के अंदर क्या होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम वो पॉजिटिव होता है और बाय द सिस्टम कैसा होता है, नेगेटिव होता है। वर्क की यूनिट, और अगर मुझे कहीं कन्वर्जन करना पड़े तो वो क्या इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। आज जो है हमारा जो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, उसका नाम है हीट। क्या नाम है? हीट। तो अगर हम हीट की बात करें तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सर टेम्परेचर क्या होता है। क्या समझना पड़ेगा? टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, यानी कोई चीज कितनी ठंडी है या गर्म है, उसकी डिग्री या मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। तो टेम्परेचर है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इसे हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। अब मान लिया कोई एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर हाई है, और एक दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर क्या है? लो है। ये कहाँ है? हाई टेम्परेचर पे। और ये की जो दूसरी बॉडी है ये लो टेम्परेचर पे है, लो टेम्परेचर पे। तो आपको पता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर कुछ एनर्जी फ्लो करना शुरू करेगी, यानी एनर्जी का जो फ्लो होगा वो कहां से कहां होगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। और वही एनर्जी जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर फ्लो कर रही है, दैट एनर्जी इज एक्चुअली कॉल्ड हीट। क्या है? हीट। तो हीट एक्चुअली में मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। अगर एक कोई बॉडी है जो हायर टेम्परेचर पे है, एक दूसरी बॉडी है जो लोअर टेम्परेचर पे है, तो जब वो दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्परेचर वाली बॉडी में क्या होगा? हीट का ट्रांसफर हो जाएगा, यानी एनर्जी का ट्रांसफर होगा। और जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है उसी एनर्जी को आप क्या बोलते हो? हीट बोलते हो। ठीक है ना? इसलिए हम कई बार ऐसा भी बोलते हैं, हीट इज ए ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी। कौन सा फॉर्म है? ट्रांजिट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ट्रांजिट का मतलब जहां ट्रांसफर वगैरह का लेना देना हो। जैसे कभी भी ये स्टोर्ड नहीं होगी किसी बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं है कि हीट किसी बॉडी के पास स्टोर्ड पड़ी हुई है, वो हमेशा फ्लो करेगी फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, यानी हाई टेम्परेचर पर जो चीज है वहां से लो टेम्परेचर वाली चीजों पर। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट बात, हीट जो है नेवर स्टोर्ड, कभी स्टोर्ड नहीं हो सकती। और हीट का ट्रांसफर मतलब आप बोल सकते हो हीट एक क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, यानी ये एनर्जी ट्रांसफर का एक तरीका है। किसकी वजह से? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। किसकी वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट का यानी जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उस मोड को हम क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं। और अगर हम बात करें, ये एक बाउंड्री फेनोमेना भी होता है। कैसा फेनोमेना है? बाउंड्री फेनोमेना। मतलब सरफेस से हीट ट्रांसफर होती है। कैसी हीट? कहां से हीट ट्रांसफर होगी? सरफेस से। तो कहने का मतलब हीट क्या है? हीट इज ए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। अच्छा, एनर्जी एक और बात बताऊं, अगर हमने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि हीट और वर्क के दोनों कैसे फंक्शन थे? पाथ फंक्शन थे। तो बोल सकता हूं ये क्या है? पाथ फंक्शन। क्लियर है बात? इसके बाद अगर हम इसके एसआई यूनिट्स की बात करें, किसकी बात करते हैं? एसआई यूनिट। तो भैया इसकी, अच्छा एसआई यूनिट की जगह मैं सिर्फ यूनिट लिख दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ यूनिट हम ऐसी भी बात करेंगे जो नॉन एसआई है, यानी एसआई नहीं होती है। तो अगर हम यूनिट्स की बात करें इसके, तो यूनिट्स में तो एक
जूल है। क्या है? जूल है। एक कैलोरी है जो हम इस्तेमाल करेंगे, और कभी कभी हम इस्तेमाल करेंगे एक और यूनिट, अर्ग। क्या इस्तेमाल करेंगे? अर्ग। तो जूल हो गया, कैलोरी हो गया, और अर्ग हो गया, ये एज ए यूनिट हम हीट के लिए इस्तेमाल करते हैं, करेंगे। इसके बाद अगर बात करूं तो एक रिलेशन होता है किसके बीच में? कैलोरी, जूल और अर्ज के बीच में। किसके बीच में? कैलोरी, जूल और अर्ज के बीच में। अगर याद हो आपको तो मैंने कैलोरी का रिलेशन तो बता रखा है ऑलरेडी। क्या बताया था? कि अगर हम बात करें तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है? 4.2 जूल। कितना होता है? 4.2 जूल होता है। सही बात है ना? और अगर आप बात करोगे 1 जूल इज इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग। 10⁻7 अर्ग। तो आपको ये कन्वर्जन थोड़ा पता होना चाहिए। या तो मैंने लीटर एटीएम का भी मतलब बताया था, 101.3 जो है जूल होता है लीटर एटीएम में। तो ये कन्वर्जेंस आपको आनी चाहिए। क्लियर है? तो आपने बेसिक बातें समझी हीट के बारे में कि हीट एक पाथ फंक्शन है, हीट एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, जैसे वर्क भी एक मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी था। ये ट्रांसफर क्यों हो रहा है? ड्यू टू एनर्जी, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, उसको हम क्या बोल रहे हैं? हीट बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर आपने यहाँ तक समझ लिया है तो अब आगे चलते हैं अलग अलग टाइप की हीट पे। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक आता है उसका नाम है हीट कैपेसिटी। क्या है? हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहली जो हीट की वैरायटी है हमारे पास उसका नाम है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। सबसे पहली बात कि सर ये हीट कैपेसिटी क्या है? तो सुनना, मान लिया मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का या इस बॉडी का टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है। क्या करना है? इसका टेम्परेचर रेज करना है। कितने डिग्री से? 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन। मतलब इस बॉडी का टेम्परेचर मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस था, मैं चाहता हूं इसका टेम्परेचर 101 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो 1 डिग्री सेल्सियस से अगर मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना था तो उसके लिए मुझे इसे कुछ हीट तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जितनी हीट लगती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, उसे क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। तो अगर हीट कैपेसिटी की बात करें तो यहां से क्या समझ में आया कि किसी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट क्या होती है? हीट कैपेसिटी। तो क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज amount of heat required to raise the temperature of a substance, of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, उसे क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। अब सुनना ध्यान से, अगर हम बात करें तो कितना हीट देनी पड़ेगी, दैट इज डेल्टा क्यू, मतलब क्यू कितना हीट देनी पड़ेगी वो क्या है? क्यू है। टेम्परेचर में चेंज जो आएगा उसको हम डेल्टा टी बोलते हैं। आपको पता है कि हम जितनी भी हीट देंगे उससे टेम्परेचर में चेंज होगा। तो चेंज टेम्परेचर में जो हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? हीट के। ये हीट आपने कितनी दी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा? एक कांस्टेंट K आएगा और यहाँ डेल्टा T। अभी जो कांस्टेंट K है इसकी वैल्यू होती है C डेल्टा T। अब यहाँ जो C है यही है हीट कैपेसिटी। ये क्या है? हीट कैपेसिटी। ये क्या है? हीट कैपेसिटी।
क्लियर बात। अब अगर मैं यहां से C निकालूंगा तो C इज इक्वल टू क्या आएगा सर, Q अपॉन में डेल्टा T आएगा ना। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना हीट कैपेसिटी का। अब एक बार देखो ध्यान से, अगर मैं डेल्टा T को 1 मान लूं, अगर मैं डेल्टा T को 1 मान लूं, यानी डेल्टा T इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन जो भी आप मान लो, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। और अगर आप डेफिनेशन पढ़ो तो क्या ये नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर वाली डेफिनेशन से मैच कर रही है? वही तो कह रहा है कि कितनी हीट चाहिए टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसे क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी, यानी C इज इक्वल टू Q है। ठीक है ना, इसको नोट डाउन करोगे, आगे चलते हैं उसके बाद। तो अगर हीट कैपेसिटी हो गई हो तो आगे चलते हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कौन सी हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा एक छोटी सी बात यहाँ और देख लें, यूनिट भी लिख लेते हैं इसकी। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो बताओ क्या होनी चाहिए? ऊपर क्या है, डेल्टा टी है, ऊपर क्या है, क्यू है, तो क्यू क्या हो जाएगा, जूल या किसमें हो जाएगा, कैलोरी जो भी हो। तो अगर मैं मान लूं कि जूल में है तो जूल हो जाएगा। नीचे क्या है, डेल्टा टी किसमें होगा, कैल्विन में होगा या डिग्री सेल्सियस में होगा, तो जूल पर कैल्विन या फिर जूल पर डिग्री सेल्सियस, यही तो होगा। सही बात है, जूल पर केल्विन या जूल पर डिग्री सेल्सियस होगा। अगर आप इसको कैलोरी में मेजर कर रहे होगे तो कैलोरी पर केल्विन होगा या फिर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होगा, पर डिग्री सेल्सियस। सही हो गई क्या यूनिट्स। अब इसके बाद जो हमें बात करनी है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो ये क्या होता है यानी हमारे पास जो सेकंड है उसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं तो ये क्या होता है, भैया कितना एनर्जी चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। कितने ग्राम होना चाहिए सब्सटेंस, 1 ग्राम। तो मतलब क्या हुआ, अगर मैं डेफिनेशन यहां से एग्जैक्टली ऐसे कॉपी पेस्ट कर लूं तो कोई बुरी वाली बात तो नहीं होगी। यहां से मैंने कॉपी किया, इधर देखना यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। कितने ग्राम, 1 ग्राम सब्सटेंस का बाई 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, क्या बोलते हैं इसको हम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। देखना ध्यान से, इसको सुनना पहले। अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा था अभी सर, C इज इक्वल टू क्या था, Q अपॉन में डेल्टा टी था। कितना था, डेल्टा टी। अब सोचो आप कितने ग्राम जा कर रहे हो, 1 ग्राम का, तो मतलब मास भी कंसीडर करोगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा नीचे, यहाँ m भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, वेयर m क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस। अब आप खुद सोचो अगर आपने मास इज इक्वल टू 1 ग्राम ले लिया, टेम्परेचर यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना ले लिया, 1 केल्विन ले लिया, तो C इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, Q के बराबर आ जाएगा। यही तो डेफिनेशन है ना, 1 ग्राम सब्सटेंस का वगैरह वगैरह करने के लिए, मतलब रेज करने के लिए टेम्परेचर तो हो जाएगा। अगर आप यूनिट पे जाओगे, कहाँ जाओगे, यूनिट पे, तो बताओ यूनिट क्या होगी, ऊपर क्या है, हीट है तो जूल होगी पर, अच्छा जूल, नीचे क्या है, मास है तो पर ग्राम होगा, और फिर क्या टेम्परेचर है तो पर केल्विन हो जाएगा, या फिर जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सही बात है ना, तो ये हो जाएगी ऐसा यूनिट, नोट डाउन करो इसको भी। अब अगला जो आता है वो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी। अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें तो देखना भैया ये क्या होगा। पहली बात तो डेफिनेशन फेज से सेम। डिफरेंस क्या आएगा सर, यहाँ जो 1 ग्राम आपने इससे पहले लिखा था, आप क्या लिख देना, 1 मोल लिख देना, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या था, सी। अच्छा यहाँ सी एम लिख रहे हैं, एम स्टैंड फॉर मोलर, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी, जहां एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ। अगर आप यूनिट निकालने जाओगे, मतलब अगर आप पहले कंडीशन फुलफिल करो, सर एन इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1, और डेल्टा टी कितना होना चाहिए, 1 केल्विन होना चाहिए, तो सर क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ये डेफिनेशन के हिसाब से। अगर आप इसकी यूनिट में जाओगे तो सर पहले क्यू है ऊपर तो जूल आएगा, और नीचे क्या है, मोल्स है तो पर मोल, उसका नीचे फिर क्या है, टेम्परेचर है तो पर केल्विन, या फिर जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ये तो हो जाएगा ना, ठीक। और यहाँ सी एम क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है, इसको भी नोट डाउन करोगे, फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद, ठीक। क्वेश्चन क्या है, नहीं मेरे पास क्या है, ए पीस ऑफ एल्युमिनियम, ए पीस ऑफ एल्युमिनियम ऑफ 3 ग्राम, कितने ग्राम का वेट है, 3 ग्राम का, रिक्वायर 5.4 जूल ऑफ हीट, 5.4 जूल ऑफ हीट टू raise the temperature, to raise the temperature from 298 Kelvin to 300 Kelvin, 298 Kelvin to 300 Kelvin. Calculate पहला specific heat capacity, specific heat capacity, दूसरा heat capacity, heat capacity, और तीसरा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सुनना, सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, अच्छा एक और थोड़ा सा चेंज एक करता हूं मैं पीछे, कहाँ गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में इसको सी एस कर लेना बस, ठीक है ना, क्या कर लोगे इसको, सी, इसको भी सी एस, और यहाँ पे था इसको सी एम लिखा था ना हमने, बस। अच्छा सी एस क्यों किया है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो इसको मान लेंगे हम सी एस, और इस पे हीट कैपेसिटी को सिर्फ सी, और इसको मोलर वाले जो क्या बोलते हैं सी एम, तो तीनों अलग दिखेंगे। तो अगर हम बात करें, अच्छा बहुत सारे सिंबल, कुछ कैपिटल सी स्मॉल सी भी इस्तेमाल करते हैं, तो सिंबल्स हो सकता है किसी बुक में पढ़ रहे हो तो अलग मिले, बट कोई घबराने वाली बात नहीं, नाम से देख करके आपको पहचानना है कि कौन क्या है, ठीक है ना। और फॉर्मूला देख करके भी गेस कर सकते हो। तो अगर मैं पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालूं तो मेरे पास फॉर्मूला होगा सी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी, यही तो होता है ना फॉर्मूला, ए पार्ट।
तो मुझे बताया Q इज इक्वल टू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5.4 जूल दे रखा है। और सर डेल्टा टी एक बार निकाल लेते हैं, 300 केल्विन बढ़ गया है टेम्परेचर, और कितना था 298 था, तो कितना आ गया 2 केल्विन डेल्टा टी आ गया। और सर मुझे मास कितना दे रखा है, 3 ग्राम दे रखा है। कितना दे रखा है 3 ग्राम। तो अगर हम निकालेंगे तो यहाँ रखते हैं भैया, ये हो गया हमारा 5.4 अपॉन में मास है हमारा 3, और ये डेल्टा टी कितना है 2 है। तो अगर हम कट करेंगे तो आपको क्या लगता है, ये आ जाएगा 2.7। कितना आ जाएगा 2.7। हेलो, कट करने के बाद कितना आंसर आया 0.9। तो हमारा सी एस यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ गया 0.9। ठीक है ना। यूनिट क्या होगी आपको बताइए, जूल पर केल्विन पर ग्राम, या जूल पर ग्राम पर केल्विन, बात एक ही है। अरे पहले ग्राम को लिखो, पहले केल्विन को लिखो, बात तो सेम ही रहेगी ना। ठीक है ना। तो ऐसे लिख दें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें यूनिट जूल पर ग्राम पर केल्विन। क्लियर बात। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा वाला पार्ट में मुझे क्या निकालना है, सी निकालना है। तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में डेल्टा टी होता है, तो क्यू है हमारा 5.4, ये हमारा है 2, तो सीधा आ जाएगा 2.7 जूल पर केल्विन। सी वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है, सी एम निकालना है। ये होता है क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी। अब सर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता होता है, वेट अपॉन में मोलर मास। वेट कितना है 3। एल्युमिनियम का मोलर मास कितना होता है बताओगे, 27। कितना होता है 27, इतना सोचना पड़ेगा, कितना होता है 27। तो अगर आप चाहो तो कट जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपॉन में, और अगर आप सी एम निकालोगे यहाँ से तो क्यों कितना है 5.4 अपॉन में 1 अपॉन में 9 इंटू में ये कितना है 2। तो आपको पता है 9 तो ऊपर चला जाएगा, तो 5.4 इंटू में 9 अपॉन में, तो इससे कट करोगे ये आ जाएगा 2.7। सही बात है। और 9 7 जा 63 का 3, 9 9 2 जा 18, और 6 कितना हो जाएगा 24। 24 बाई कितना 3। अब मोल में है तो जूल पर मोल पर केल्विन क्या हो जाएगा यूनिट। तो हमारे पास अलग अलग हीट कैपेसिटी जाएगी, नोट डाउन करोगे इसको। तो अगला हमारे पास जो आता है, जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, इसके दो टाइप होते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके कितने टाइप होते हैं, दो टाइप। एक होता है एट कांस्टेंट प्रेशर पर, और एक होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। क्या होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा क्या होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर मेजर करूंगा तो सुना ध्यान से, इसको बोलेंगे अच्छा मोलर है तो देखो कैसे लिखेंगे, सी एम है मोलर लिखा, और कॉमा करके मैंने लिखा वी। ठीक, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट है, इज इक्वल टू जो भी आपने हीट सप्लाई की होगी वो क्या होगी क्यूवी, यानी हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
डिवाइडेड बाई मोलर है तो m मतलब n, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा T। सही बात है। यही सेम फॉर्मूला इधर भी आएगा, लेकिन सिर्फ फर्क किसका होगा कि यहाँ V की जगह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ क्या लिख देंगे P, और यहाँ भी क्या लिख देंगे P, यानी यहाँ पे भी हीट ट्रांसफर जो है। अगर मुझे Q निकालना हो यहाँ पे मतलब QV, तो क्या हो जाएगा बताओ, C mv n डेल्टा T होगा फॉर्मूला। अगर मुझे यहाँ से QP निकालना हो यानी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना हो तो क्या हो जाएगा CmP n डेल्टा T। ये दोनों फॉर्मूले काम के हैं, इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूले भविष्य में इन फ्यूचर काम आएंगे, ठीक है ना। अब सुनना, इसको नोट डाउन करो, फिर हमें एक रिलेशन पढ़ना है जिसे हम बोलते हैं मेयर रिलेशन, ठीक है ना। तो अगला मेरे पास जो टॉपिक आता है उसका नाम है मेयर रिलेशन। कौन सा रिलेशन, मेयर रिलेशन। अगर हम मेयर रिलेशन की बात करें तो एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है CPM। अच्छा वही है, अगर मैं M चलो पहले लिख दे रहा हूँ, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर पर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ये किसके बराबर आता है, R के। किसके बराबर आता है, R के, जहां R क्या है, गैस कांस्टेंट। याद है ना R गैस कांस्टेंट, R क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट है। ये रिलेशन कैसे ड्राइव हुआ आगे इन फ्यूचर बताऊंगा, बट अभी आप मान के चलो कि ये मेरे पास एक रिलेशन है CPM या CMP माइनस CMV, इसे हम क्या बोलते हैं, मेयर रिलेशन। और इंपॉर्टेंट बात, हीट गिवन टू सिस्टम, यानी अगर आप सिस्टम को हीट दोगे तो उसको हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव, और हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, यानी अगर सिस्टम कहीं हीट रिलीज करेगा तो उसको हम क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो ये दो बातें भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, हीट गिवन टू सिस्टम एंड हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम। ये सब मेयर रिलेशन नहीं, अलग है, इसे हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन। ये क्या है, साइन कन्वेंशन। ये क्या है, साइन कन्वेंशन, ठीक। क्लियर बात है, कोई समस्या नहीं। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपका जो हीट वाला टॉपिक था वो फाइनली खत्म हो गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो टॉपिक शुरू होते हैं उनकी बातें हम अगली क्लास से करेंगे, और जैसे कि मैंने बताया अगली क्लास का टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, यानी 1.5 घंटे की क्लास होगी। और अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, एंड आगे एंट्रोपी वगैरह की बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस यहीं तक, मिलते हैं अगली